नमस्कार दोस्तों, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। दोस्तों, 2021 तक हिंदुस्तान की आबादी 139 करोड़ 34 लाख 9,038 थी। और आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने वाले हैं वो 139 करोड़ भारतीयों में इकलौता भारतीय है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नीरज चोपड़ा की। नीरज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। और इकलौती मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप इकलौते हिंदुस्तानी हैं जिन्होंने ओलंपिक के एथलेटिक की हिस्ट्री में गोल्ड मेडल जीता है। तो नीरज, एक बार फिर से मुबारकबाद, क्योंकि हम तो पर्सनली पहली बार मिल रहे हैं, तो आपको मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। थैंक यू जी। बिल्कुल। नीरज भाई, ये बताइए, अभी आप फिनलैंड में हैं और अभी आप दो तीन वहां पर दो टूर्नामेंट आपके फिनलैंड में भी हैं और उसके बाद आप स्टॉकहोम भी जाएंगे और फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप भी है। तो आप एक जी लंबे ब्रेक के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो कितने एक्साइटेड हैं एक बार फिर से नए सफर के लिए, और अभी किस तरह की ट्रेनिंग आपकी चल रही नहीं, ट्रेनिंग काफी अच्छी चल रही है जी। और हाँ, मतलब ओलंपिक के बाद ब्रेक हुआ था, लेकिन मैं नवंबर दिसंबर से ट्रेनिंग कर ही रहा हूँ भी कंटिन्यू। और अभी पिछली बार अभी मैं टर्की से अभी यहाँ पे आया हूँ फिनलैंड में। यहाँ पे थोड़ा मौसम ठंडा है, पर हाँ मतलब यहीं पे हमारा कंपटीशन होना है तो 14 तारीख को टुर्कू में। और फिर यही जिस जगह पे मैं ट्रेनिंग करता हूँ यहाँ पे भी एक कंपटीशन है, तो काफी हद तक अच्छी चल रही है ट्रेनिंग। और होपफुली काफी अच्छी शुरुआत करेंगे और वर्ल्ड चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ, जो भी हमारे इस साल के टारगेट हैं उनको है? अच्छे से अचीव करेंगे। उसी के लिए मेहनत पूरी जोर से है। बिल्कुल पूरी जोर से। नीरज जी, ये भी बताइए कि देखिए, आप जिस तरह के कंपटीशन में है, पर्सनली तो आप सामने वाला क्या कर रहा है उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते। आप तो जी अपनी खुद की ट्रेनिंग और खुद के पर्सनल जो माइलस्टोन है उस पर ध्यान लगाते हैं। लेकिन फिर भी क्या आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो क्या अचीव कर रहे हैं उससे फर्क पड़ता है? क्योंकि अभी मैं देख रहा था कि जो मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन है हमारे एंडरसन पीटर्स, और जो टोक्यो में जिन्होंने सिल्वर लिया था जैकब वेडलैक, उन्होंने जो रिसेंट टूर्नामेंट हुआ है उसमें 93 मीटर और 90 मीटर अचीव किया है। तो क्या ये सारी जी। चीजें आप पर असर डालती हैं या आपको लगता है इन पर सोचने का कोई ज्यादा मतलब नहीं? नहीं देखो, हर एथलीट अपना बेस्ट देता है, मतलब वो अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो अपना 100% देंगे। हाँ मतलब काफी अच्छा रिजल्ट रहा। मैं मुझे अच्छा लग रहा है उनके लिए कि उन्होंने मेहनत की और उनका काफी अच्छा रिजल्ट रहा। लेकिन कंपटीशन सभी एक जैसे नहीं रहते, कई बार और अच्छा भी लगा देते हैं। कई बार एक एक जगह पे एथलीट की बॉडी वैसे नहीं चलती, किसी दूसरे एथलीट का दिन हो वो अच्छा कर देता है। अब जैसे मतलब याकूब वेडलिच ने 90 मीटर क्रॉस किया था दोहा में। उसके बाद अभी जर्मनी में कंपटीशन खेल रहे हैं तो 83 समथिंग थ्रो किया है। तो एथलीट का ऐसे कई बार अप डाउन, वो दिन के ऊपर डिपेंड होता है, कई बार अप डाउन चलता रहता है। और मतलब हाँ, हम बस ट्रेनिंग करते हैं और मोटिवेट होते हैं। अगर कोई थ्रो करता है इतनी अच्छी, तो हमको भी लगता है कि हाँ इस बार कंपटीशन बहुत टफ है, तो हमको भी अपने आप को पुश करना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए एक अच्छी बात है। पर अगर बात करें वैसे किसी प्रेशर की या उसकी, तो वो मेरे हिसाब से ज्यादा लेने का फायदा नहीं है। हाँ अगर हम उससे मोटिवेट होते हैं तो वो अच्छी बात रहेगी हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले मैं देख रहा हूँ कि भी तीन टूर्नामेंट, एक फिनलैंड में है आपके टुर्कू में, दूसरा फिर पावो नुर्मी गेम्स है, और फिर बाद में स्टॉकहोम में भी है। उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप है 15 से 24 जुलाई। तो आपको लगता है जी कि ये भी एक स्ट्रेटेजिकली होता है कि आप कितना वर्ल्ड चैंपियनशिप से कितना पहले प्रैक्टिस शुरू करें ताकि वर्ल्ड चैंपियनशिप के वक्त आप अपने पीक पर पहुंच जाए? क्या इसके पीछे भी कोई रणनीति होती है, सोच होती है? नहीं, बिल्कुल वो तो प्लानिंग तो होती है हर चीज की। और ऐसा नहीं है कि भाई हर बार प्लानिंग काम ही करेगी, पर हाँ हम अच्छे के लिए प्लानिंग बना सकते हैं कि हाँ हमारा इतने महीने से इतने महीने तक ये ट्रेनिंग रहेगी और ये हम कंपटीशन खेल लेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले। और फिर ऐसा कुछ, ये पूरा कोच के ऊपर होता है कि कोच पूरी प्लानिंग बनाता है ट्रेनिंग और कॉम्पिटिशन्स की। फिर एथलीट उसके तरीके से ही compete करते हैं और वैसा ही हमारा पूरा प्लान रहता है। वैसे तो मतलब अगर मैं बात बताऊं आपको, एथलीट की लाइफ ऐसी है कि हमको पता नहीं है कि किस टाइम कुछ इंजरी हो जाए या क्या हो जाए, तो वो एक अलग बात है। लेकिन हमारी हाँ प्लानिंग पूरी, स्ट्रेटेजी जो भी बोलते हैं वो पूरी होती है कि भाई हाँ इस टाइम पे ऐसी ट्रेनिंग रहेगी और कंपटीशन के पास में इतनी इतने हद तक इतने परसेंट ट्रेनिंग करनी है, और किस तरीके से हमको थ्रो करनी है या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, वो पूरा प्लान होता है। वो मतलब बिल्कुल कोच के ऊपर ज्यादा होता है, कोच प्लान बनाते हैं पूरा। बिल्कुल। एक नीरज जी, मुझे एक चीज आपसे ये समझनी है कि ओलंपियन होना ही अपना में बहुत बड़ी चीज है। आप तो एथलीट है, जानते हैं ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना ही मुश्किल है। ऊपर से जी ओलंपिक में जाके गोल्ड जीतना तो मतलब ऐसा है कि शायद दुनिया में गिनने चुने लोग हैं ये उपलब्धि हासिल कर लेते हैं।
तो मेरा सवाल ये है कि जब आप ओलंपिक में गोल्ड ऑलरेडी जीत चुके हैं, उसके बाद जो उससे थोड़े कमतर टूर्नामेंट है, कमतर मैं वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा था, लेकिन फिर छोटे टूर्नामेंट है, उसके लिए मोटिवेट करना अपने आप को क्या आसान होता है? क्योंकि आपको लगता है कि भैया जो सबसे ऊपर था वो तो मैंने अचीव कर लिया, अब मैं क्यों इस पे जोर लगाऊं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब और सिर्फ ओलंपिक जीतना ही एक एथलीट के लिए बहुत नहीं होता है। मुझे लगता है कि हमारे लिए खेलना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं जीता हूं या मैं ना भी जीतता हूं कहीं पे, मेरा काम है मेहनत करना अपने गेम के लिए और आगे और अपना बेस्ट देने के लिए। वो चाहे मैं कहीं पे मेडल जीतूं तब भी करूंगा, और मैं ना भी जीतूंगा तब भी वो मैं करता रहूंगा। ये हमारा काम है। तो ये मैं जब तक कर पाऊंगा, जब तक मेरा शरीर मेरा साथ देगा, तो मैं कोशिश करता रहूंगा कि मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करता रहूं। और बिल्कुल बाकी देखते रहेंगे जी क्या होता है। जी आपने शरीर की बात की नीरज भाई, मुझे अभी भी याद है जब फाइनल चल रहा था और जब सभी टीवी पे बताया जा रहा था कि आपकी एज 23 साल है, तो मैंने सबसे जी। पहले गणित यही लगाया कि इस एज के हिसाब से भी आप कितने ओलंपिक और खेल सकते हैं। तो मेरी उस वक्त कैलकुलेशन ये थी कि कम से कम 3 या 4 ओलंपिक तो खेलेंगे। तो आपकी खुद की भी कोई ऐसे एम्बिशन है कि मैं कितने ओलंपिक खेलूं? आ, पता नहीं जब, पर कई बार ऐसा होता है कि हाँ कुछ कुछ जेवलिन थ्रोअर्स 38 से 40 ईयर तक भी मतलब चल चल जाते हैं, और कई जेवलिन थ्रोअर्स का कैरियर 32 तक भी मतलब खत्म हो जाता है कुछ इंजरी की वजह से, या कुछ वैसे कुछ प्रॉब्लम होगी। तो वो पता नहीं, वो आगे जो टाइम चल के वही बताएगा कि क्या रहेगा। वैसे तो अपनी तरफ से कोशिश ही रहेगी कि हम हेल्दी रहें और अच्छे से compete करते रहें और इंजरी से बचे रहें। सबसे बड़ी बात है कि इंजरी से बचे रहें, तो तभी हम अपना कैरियर लंबा चला सकते हैं। तो वो सबसे बड़ा टारगेट है, बाकी देखते हैं जी। बिल्कुल। नीरज भाई, कुछ दिन पहले मैं पीटी उषा जी की एक स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने बड़ी अच्छी और प्यारी बात की। उन्होंने कहा कि जब आपने गोल्ड मेडल जीता उसके बाद ही उन्होंने इस गेम को फॉलो करना शुरू किया, इससे पहले वो ज्यादा इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। अब इतनी बड़ी लेजेंड अगर ये बात कहती है तो ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि किस तरह से एक बड़ी उपलब्धि कितने बड़े पैमाने पर लोगों में अवेयरनेस पैदा करती है, जागरूकता खेल की पैदा करती है। तो आप जब बच्चों से मिलते हैं, उनके माँ बाप से मिलते हैं, तो इस बात की खुशी या तसल्ली आपको होती है कि चलिए मैंने कुछ ऐसा किया, कितने सारे लोगों को मैं इंस्पायर कर पा रहा हूँ? नहीं बिल्कुल जी, यही तो सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात है कि हाँ मतलब ओलंपिक में मेडल जीता, वो मैंने मेहनत की, वो मेरा एक ड्रीम था। वो तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि हाँ मैंने वो अचीव किया, और आगे भी मेरे जो टारगेट है मैं उन पे मेहनत कर रहा हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब मैं कहीं भी जाता हूँ, कहीं बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स साथ में होते हैं, और बच्चे ऐसे इतनी खुशी से मिलते हैं और उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें भी अपने बच्चों को ऐसा ही बनाना है। तो वो सबसे ज्यादा खुशी की बात होती है कि अगर मेरी वजह से कुछ परसेंट बच्चों पे भी अगर इसका इम्पैक्ट आए, और वो मतलब मेहनत करे और अपने कंट्री के लिए मेडल लेके आए, तो वो मेरे लिए सबसे खुशी की बात होगी। सबसे खुशी की बात होगी। नीरज जी, आप अभी YouTube के साथ भी आपने कोलैबोरेशन किया है, जैवरन के नाम से भी हम देख रहे हैं कि वहां पर इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या है जैवरन, किस तरह से आप इसमें लोगों को, बच्चों को जोड़ रहे हैं? और खली के साथ हमने आपका एक एडवर्टीजमेंट भी देखा, बड़ी जी प्यारी और इंटरेस्टिंग चीज लगी थी। इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जैसे जब मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया था, तो गांव में और जहाँ पे हमने शुरू किया था, तो उधर स्पोर्ट्स का इतना कुछ पता नहीं था। तब मैं जाने लगा स्टेडियम में, तब मैंने जेवलिन शुरू किया, तो जेवलिन के बारे में इतना पता नहीं था। तो और कहीं भी जेवलिन के ऐसे अपने वहां पे सीडी वगैरह या ऐसा कुछ मिलता नहीं था, तो यूट्यूब पे ही होते थे सभी वीडियोस। तो कई बार अगर गांव में नेटवर्क नहीं होता था, तो दोस्त डाउनलोड करके मुझे वीडियोस दे देते थे, तो मैं जो वीडियोस थी वो यूट्यूब से डाउनलोड की, वो सारी देखता था। और काफी कुछ सीखने को मिलता था कि भाई हाँ बाहर के जेवलिन थ्रोअर्स कैसे ट्रेनिंग करते हैं और कैसे वो इतना अच्छा थ्रो कर पाते हैं। तो वो देख देख के उनसे काफी मोटिवेशन मिलता था मुझे। और आज जब ओलंपिक में जीतता है, तो फिर मैं मतलब मैं वही सोचता हूँ कि भाई अगर मैं भी अपने स्पोर्ट्स के बारे में या मैं अपनी ट्रेनिंग के बारे में कुछ डाल सकूं, या बच्चे भी उसको देख के कुछ आगे ऐसा कुछ सीख सके, तो वो बहुत एक अच्छी बात होगी। और जेवलिन जेवलिन का ऐसा है जी कि ये एक जेवलिन से रिलेटेड है, लेकिन एक अपने एक अलग फन की तरह है कि कुछ भी आप काम करते हुए, आपका कोई भी कुछ काम है, आप उसकी तरफ जेवलिन की तरह जा रहे हैं। जैसे हम क्रॉस स्टेप करते हैं, तो जैव प्लस रन, वो दोनों चीज मिक्स होके उस चीज को जोड़ा गया है। तो वो एक मेरे स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी है और एक सभी के लिए फन भी है। और इससे क्या है कि जेवलिन के बारे में या स्पोर्ट्स के बारे में लोगों को और पता भी चलेगा।
तो बिल्कुल ये काफी अच्छा है और काफी अच्छा लग रहा है कि काफी मतलब एथलीट भी, एक्टर भी और अलग अलग सेलिब्रिटी इसमें पार्ट ले रहे हैं और इतना अपने अपने तरीके से इसको कर रहे हैं, तो वो अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। और ये बताइए नीरज भाई, क्या आपके इस चैनल में हमें आपकी पर्सनल साइड, निजी जिंदगी भी देखने को मिलेगी? जैसे आप इतनी खूबसूरत जगहों पर घूमते हैं, अभी फिनलैंड में पहुंचे हैं, तो जी कभी वीडियो में आप कोई शॉर्ट वीडियो में दिखाएंगे कि देखिए कितनी प्यारी जगह है और ऐसी जगह प्रैक्टिस करने का मजा है? क्या आपकी पर्सनल जिंदगी भी हमें देखने को मिलेगी किसी भी फॉर्म में? हाँ बिल्कुल जी, ट्रेनिंग का तो रहता ही है। अगर मुझे लगा कि हाँ कुछ ऐसी एक अलग जगह है या मुझे बहुत एक अच्छा लगता है कि हाँ इतना अच्छा वेदर है यहाँ पे, या जहाँ पे हम ट्रेनिंग करते हैं वहां से व्यू है या ग्राउंड कितना बढ़िया है, तो वो भी मैं कोशिश करूंगा कि भाई मैं धीरे धीरे लोगों को बताऊं, तो उसके ऊपर भी शायद काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और नीरज भाई, आखिर में 2 मिनट में आप बचे हैं, हम मैं जानता हूं आपका शेड्यूल बहुत टाइट है। एक सवाल तो यूट्यूब से जुड़ा मेरा, वो ये कि हम देखते हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारे अलग अलग एजुकेशन के फील्ड के लोग बच्चों को एजुकेट करते हैं। इससे गांव देहात में जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी एजुकेशन पहुंचती है। तो आपको जी लगता है कि यूट्यूब यही काम अब स्पोर्ट्स में भी कर रहा है? अगर आपके ऐसे लोग आएंगे, अपनी कुछ कह सकते हैं कि गुरु मंत्र देंगे, तो ऐसे बच्चे जो छोटी जगहों पर है, जिनके पास ज्यादा साधन नहीं है या ज्यादा कोई बताने वाला नहीं है, उनको यूट्यूब के जरिए एक मदद होगी? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि और भी कई चैनल है स्पोर्ट्स के, और वो बताते हैं, वो टेक्निक बताते हैं कि कैसे एक एथलीट ट्रेन करता है, या किस अक्सर कौन सी मसल के लिए कौन सी एक्सरसाइज अच्छी है, या कैसी टेक्निक होती है अलग अलग स्पोर्ट की। तो बिल्कुल जो किसी के पास अगर कोच नहीं है या कहीं पे कोई कोच के पास जा नहीं पा रहा, अगर वो गांव में ही है, तो वो भी उस स्पोर्ट्स के बारे में या किसी भी फील्ड के बारे में वो यूट्यूब पे पता लगा सकता है कि कोई भी एक्सरसाइज उसको देखनी है या किसी बारे में भी पूरा समझना है, तो यूट्यूब पे हर चीज का मिल ही जाता है तोड़ तो वही है, काफी हेल्प मिल रही है सभी को, और मुझे लगता है कि हाँ स्पोर्ट्स में भी अलग अलग और फील्ड में भी काफी हेल्प कर रहा है यूट्यूब। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज भाई। और आखिर में एक पर्सनल थैंक्स मेरी तरफ से। जब आप जीते थे तो मैंने अपने फेसबुक पर एक स्टेटस डाला था कि मुझे पता था कि एक दिन कोई नीरज ही इतिहास रचेगा। तो बहुत शुक्रिया। मुझे जैसे पता नहीं कितने नीरज को आपने अपना इंट्रोडक्शन अब हमें देने की जरूरत नहीं पड़ती, पता होता कौन नीरज है। तो बहुत शुक्रिया नीरज भाई आपका, थैंक यू। टाइम देने के लिए, अपनी जर्नी के बारे में बताने के लिए, और ऑल द बेस्ट। जितने भी आप टूर्नामेंट खेले और इसी तरह तंदुरुस्त रहे, मुस्कुराते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू।